औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। रमज़ान के महीने के बाद हमने अपने प्रोग्राम का दोबारा से आगाज़ किया है। रमज़ान से पहले नाज़रीन हमारी बातचीत का सिलसिला जारी था तारिक इकबाल ख़ान साहब के साथ, जो NIT के फॉर्मर चेयरमैन थे। उन्होंने हमें तफसीली तौर पे बताया था कि फ्रोज़न शेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट और पाकिस्तानी कैपिटल मार्केट में जो लोग इन्वेस्टेड हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जो NIT में इन्वेस्टेड हैं, उनके लिए किस तरीके से नुकसानदेह है। NIT में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज़ NIT इज़ अ CIS कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। NIT का मुआजना जो है वो दूसरे हुकूमती इन्वेस्टमेंट एंटिटी से नहीं किया जा सकता, मसलन EOBI, मसलन स्टेट लाइफ। इन इदारों के अंदर चूँकि लोगों के पैसे उस तरीके से नहीं लगे हुए थे जिस तरीके से NIT में लगे हुए थे, तो NIT के पास एक ख़ास तरीके के संजीदा मसाइल हैं जो कि हुनूस 2008 से अब तक हुकूमत कहती तो रही है, लेकिन हुकूमत उस तरफ कोई नज़र नहीं डालती, या हुकूमत का शायद इरादा नहीं है कि उन चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए या इन मसाइल को हल किया जाए। मसलन दो तीन संजीदा सी बातें कि फ्रोज़न शेयर्स जो हैं वो हुकूमत ने पाबंदी लगा दी कि नहीं बेचे जा सकते। यूनिट होल्डर सिर्फ NIT के पास उसका चंक है, और जब इसका नुकसान और इसकी ब्रंट आती है तो वो सिर्फ इन्वेस्टर के पास आती है, यूनिट होल्डर के पास आती है। इसकी कॉस्ट यूनिट होल्डर को बेयर करना पड़ती है। जबकि स्टेट लाइफ जैसा इंस्टीट्यूशन जो है उसके पास तो बहुत सारी रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, उसकी किटी में, उसके पोर्टफोलियो में ये फ्रोज़न शेयर्स पड़े हुए हैं, उसको इतना मसला नहीं होता। हम बार बार इस मसले को इसलिए उजागर कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन हो भी जाती है, मैं तो कहूँगा फॉल्स इंडिकेशंस जारी की जाती हैं कि ये मसला हम हल कर रहे हैं, हम लेटर लिख रहे हैं, हम फला कर रहे हैं। इरादा होता तो मेरा ख्याल है ये मसला हल हो चुका होता। सो आज के प्रोग्राम में हम कोशिश ये करेंगे कि 2 सेशंस हमने पहले तारिक साहब के साथ किए हैं, दिस इज़ अवर लास्ट एंड फाइनल सेशन। हम इसमें कोशिश करेंगे कि सारे इशू को सम अप करें और लोगों को समझाने की कोशिश करें। वो जो लोग इस बात के ज़िम्मेदार हैं और जो लोग कुछ कर सकते हैं, उनको बात समझाने की कोशिश की जाए कि ये कितना संजीदा मसला है। इंडेक्स फ्री फ्लोट बेसिस पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं, मगर आपने शेयर्स को ताला लगाया हुआ है और उसके ऊपर इंडेक्स में जो कुछ हो रहा है वो कौम को समझ में आ रहा है कि असल में क्या हो रहा है। उसके ऊपर जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के जो मैनेजर्स हैं वो फ़ीस चार्ज करते हैं, वो भी लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या है। सो बहरहाल बातचीत का आगाज़ दोबारा से करते हैं तारिक इकबाल साहब के साथ। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारे लिए काफ़ी वक्त निकाला। तो तारिक साहब, पहले तो हम चाहेंगे कि आप इस इशू को एक दफ़ा फिर काइंडली हमारे नाज़रीन के लिए सम अप कर दें कि ये फ्रोज़न शेयर का मसला बुनियादी तौर पर है क्या, और इससे जुड़े जो बाकी मसाइल हैं उस पर हम फर्दर प्रोग्राम में बातचीत करते रहेंगे। मसलन इसका इंडेक्स में शुमार होना इन शेयर्स का, इस पे फ़ीस का NIT की तरफ से चार्ज किए जाना और बाकी इंस्टीट्यूशंस की तरफ से चार्ज किए जाना। सो काइंडली आई रिक्वेस्ट यू टू सम दिस अप वंस अगैन। थैंक यू। मैं इसे तफसील से आगाह कर देता हूँ। देखिए, बात यह है, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था, ये 1990-91 में शुरू हुआ था जब प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम शुरू हुआ। गवर्नमेंट के पास जो शेयर्स थे पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ में, उसमें 50% 51% पूरे होते नहीं थे। तो उसका फ़ैसला ये हुआ था कि ये जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, विच वाज EOBI, स्टेट लाइफ और इस किस्म के तमाम इदारे जो हैं, उनके शेयर्स को फ्रीज़ किया गया कि आपने नहीं मार्केट में बेचने जब तक हम इसे प्राइवेटाइजेशन में शामिल न कर लें। अब ख़राबी क्या हुई, 1991 से लेकर 2021 तक कुछ प्राइवेटाइजेशन नहीं की और शेयर्स फ्रोज़न पड़े रहे। लेकिन ये दरमियान में एक मौका ऐसा आया था जब आपको याद होगा 1996 में NIT अपने यूनिट होल्डर्स को रिडीम नहीं कर पा रही थी। क्यों? वो कुछ शेयर्स को बेच नहीं पाती थी क्योंकि वो फ्रोज़न थे। अब यह है कि बकाया
जैसे EOBI, स्टेट लाइफ वगैरह है, उनका तो और इशू है। वहाँ हर महीने पैसे आते रहते हैं और जाते बहुत कम हैं। उनके जो फंड्स हैं वो ग्रो करते जाते हैं। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, जो कि NIT उनमें से एक थी, ICP भी थी। ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स का मसला ये होता है कि लोग एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और रिडेम्पशन भी आ रही हैं। अब ख़राबी क्या है कि अगर फ़र्ज़ करो, मैं PSO की मिसाल दूं, PSO 2008 में 92 का था और PSO आई रिमेंबर इन 92 500 का था। अब ये है कि अगर कोई आदमी एग्ज़िट लेता है 500 जब था तो NAV ज़्यादा होगी, और जब वो दूसरा आदमी उस वक्त एंट्री लेता है तो वो हायर लेवल पे ले रहा है। अब उसे नुकसान ये होगा कि जब वो बेचेगा, और ये एक मेजर होल्डिंग है, इट्स स्टिल टॉप 10, वन ऑफ द टॉप 10 इन NIT, ये मेजर शेयर होल्डिंग है। अब इसका नुकसान होता है कि देखें, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में यह है कि हर रोज़ NAV निकलेगी और लोगों को उसकी एग्ज़िट और एंट्री की इजाज़त होनी चाहिए। सही। अब अगर आधे शेयर्स फ्रोज़न हैं तो इजाज़त तो है एंट्री और एग्ज़िट की, लेकिन आप चूँकि ट्रेड नहीं कर सकते तो उनके कैपिटल गेंस आपको अवेलेबल नहीं, जबकि कंपेटिटर्स को होंगे। बिकॉज अगर आज के आप मिसाल लें तो म्यूचुअल फंड 100 होंगे, मुझे याद नहीं कि इक्विटी के कितने होंगे, बहरहाल काफ़ी सारे हैं। अब उसमें होगा क्या कि इनके जो मार्केट जो NAV है वो कई जगह फिक्स्ड है। आप जब नहीं बेचेंगे तो NAV कैपिटल गेन चूँकि रिसीव नहीं कर सके तो उतना आपको नुकसान हो जाएगा। अच्छा, अब उसका दूसरा हिस्सा भी मैंने एक्सप्लेन किया था, वो ये था कि गवर्नमेंट ने इन लोगों को, चूँकि 1996 में रिडेम्पशंस नहीं मिल रही थी, तो इन लोगों को एक लेटर ऑफ कंफर्ट इशू कर दिया था कि आपको 13 रुपये 70 पैसे पे रिडेम्पशन दे देंगे और आप रिडीम मत करें। उसका भी नुकसान हुआ कि लोग बैठे रहे, और जब ये मार्केट बढ़ी तो एग्जाम उन्होंने एग्ज़िट ली। क्यों? एंड दिस एग्ज़िट वाज अराउंड 2003 कि 13.70 हो गई है, कल पता नहीं क्या होगा तो हम एग्ज़िट ले लेते हैं। तो ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में ये अलाउड नहीं है, और ये इस किस्म के किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर के पैसे हैं, ये गवर्नमेंट के पैसे हैं नहीं। अगर गवर्नमेंट के पैसे नहीं हैं तो वो ज़बरदस्ती इन्हें फ्रीज़ करके इन्वेस्टर्स को इनकमिंग और आउट गोइंग को एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे। ये इशू है, इसमें इन्वेस्टर को इस तरह नुकसान होता है। तारिक साहब, अब देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, आम लोग समझते हैं, लोग मुझे ईमेल भेजते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस भेजते हैं। आपने भी आई थिंक इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड मैनर में नहीं बताया जा सकता कि 500 रुपये वाला एक स्टॉक है, उसकी मेजर होल्डिंग है, टॉप 10 आइटम्स में से एक है जो कि इन्वेंट्री है NIT की, और वो 500 रुपये से 100 रुपये पे आ जाता है, और जो यूनिट होल्डर है उसको इजाज़त नहीं होती। यानी वो जिसने 500 के लेवल पर एंट्री और एग्ज़िट ली है उसको एक को एडवांटेज है और एक एक्सट्रीमली डिसएडवांटेज पर है। आई वंडर कि लोगों की आंखें नहीं हैं या लोगों की आंखों में कुछ और है जिसकी वजह से ये वो नहीं देखना चाहते। सो मैं ये चाहूँगा तारिक साहब, आप बड़ा प्लेनली बताएं लोगों को और एक्सप्लेन करें कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसके लिए किस हद तक ये बात मुनासिब है कि वो फ्रोज़न शेयर्स के ऊपर एसेट मैनेजमेंट की फ़ीस लें। अब देखें, बात यह है कि इन्वेस्टर्स के पैसे इन्वेस्ट हुए हुए हैं, गवर्नमेंट जो है उसने फैसला किया कि आप इन्हें ख़रीदो फरोख्त नहीं करें, लेकिन एसेट मैनेजमेंट सारा काम जो उसे करना चाहिए है वो स्वयं सेल परचेज़ के बाकी काम तो कर रही थी। अब यह है कि इस पे फ़ी पूरी चार्ज होती रही है। NIT के केस में ये था कि ऑल्दो मार्केट में 2% तक अलाउड थी, NIT खुद यानी अपने फैसले उन्होंने किए कि हम 1% से ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे,
हम अपने बोर्ड के पास ये प्रपोज़ल लेके गए थे कि हमें इन्वेस्टर्स को जो है अननेसेसरीली टैक्स नहीं करना चाहिए। मार्केट 2% चार्ज करती रही, हम 1% करते रहे, लेकिन उसमें ये सारे फ्रोज़न शेयर्स शामिल थे। तो अगर फ्रोज़न शेयर्स को माइनस कर दें तो फिर वो 2% पे ही आ जाएगी। तो वो वॉलंटरीली टू सपोर्ट द इन्वेस्टर्स 1% से ज़्यादा चार्ज नहीं हुआ। हम ये भी देखते हैं, तारिक साहब ने बहुत अच्छी बात पॉइंट आउट की कि ये वॉलंटरली बेसिस पर एनआईटी ने ख़ुद जो फ़ीस है 2% से 1% पर वो उसको लेकर आए और वो कम फीस चार्ज करते थे इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर यूनिट होल्डर्स। बट हाउ अबाउट दी अदर एएमसीज, वो उसको क्या रेगुलेटर ने कभी जहमत की कि वो उनको भी कहता कि ये नेकी आप पर भी ओवर, आपको तो लेनी नहीं चाहिए फ़ीस। मेरा तो व्यू इस पे ये है, बट चलें 1% के लिए भी क्या कभी किसी रेगुलेटर ने ये जहमत गवारा की कि वो कहे दूसरी एमसीज़ को कि आप फ़ीस जो है वो 1% ही ले लें जो कि एनआईटी ले रहा है। तारिक साहब, मैं चाहूँगा कि आप ये भी बताएं कि ये इशू क्या सिर्फ़ और सिर्फ एनआईटी तक महदूद है या बाकी एएमसी भी जो हैं वो इसकी जद में आती है? देखिए, ये भी एक वीकनेस है। आई वुड से कि अभी भी इंडेक्स में ये शेयर शामिल हैं आज भी। अब उस सूरत में ये फ्री फ्लोट में तो आएंगे ही नहीं, बिकॉज देर इज़ ए कंडीशन दैट यू कैन नॉट सेल इट अनलेस गवर्नमेंट गिव्स यू द परमिशन। दूसरा हिस्सा इसका ये है कि बिटवीन 1992 एंड 1996 इसमें बेशुमार ऐसे शेयर्स थे जो फ्रोज़न थे और उनमें से काफ़ी इंडेक्स में भी शामिल थे, क्योंकि ये अच्छी कंपनियां भी इसमें थी। इस लिहाज से इंडेक्स जो हैं ये इस पीरियड में क्या कहा जा सकता है कि फ्लॉड रहे हैं। वो परफेक्टली जो कैपिटलाइज्ड बेस्ड पे इंडेक्स हैं वो नहीं थे। नाज़रीन, तारिक साहब के साथ बातचीत का सिलसिला हम यहीं से रिज्यूम करेंगे, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। प्लीज़ स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमने तारिक साहब से डिटेल डिस्कशन किया कि एनआईटी के अलावा कौन कौन सी एएमसीज़ हैं जहाँ पर ये मसाइल हैं, और गवर्नमेंट जो है इस मसले को, बहरहाल गवर्नमेंट को एक ना एक दिन तो इस मसले को हल करना है, बट गोइंग फॉरवर्ड गवर्नमेंट हैज़ टू टेक अ स्ट्रेटजी। बट बिफोर डिस्कसिंग द फाइनल राउंड के इस मसले का एक्चुअली तारिक इकबाल ख़ान साहब के ख़्याल में इस मसले का हल क्या है, हम चाहेंगे कि तारिक साहब इसमें फ़ाइनली लोगों के साथ, नाजरीन के साथ ये बात शेयर करें कि बैक इन 90s जब आईसीपी भी होता था, एनआईटी भी होता था, और ये जो शेयर्स हैं वो उनके साथ ये कंडीशन लगी कि ये जो इसमें ओनरशिप है वो टैग रहेगी, ये शेयर्स बेच नहीं सकेंगे। तो गवर्नमेंट ने पास्ट में इन चीज़ों को कैसे हल किया, और बड़ी ऑब्वियस सी ऑब्जर्वेशन आती है जो कि टाइम एंड अगेन हंसते हुए तारिक साहब और मैं अक्सर डिस्कस करते हैं कि ये एक बहती गंगा थी, जबकि तारिक साहब इससे एग्री नहीं करते, कि वो कहते हैं कि इसमें जो है दोनों साइड से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। सुनिए तारिक साहब क्या कहते हैं। देखिए, इसमें अगर मैं ये कहूँ कि बहती गंगा, तो इसका कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ और कुछ लोगों को नुकसान हुआ। इसमें सिर्फ फ़ायदा नहीं हो रहा था। अगर सिर्फ फ़ायदा हो रहा होता तो हम कहते हैं बहती गंगा। उसमें है कि जो हाई रेट पे जब कभी देखें ना, मार्केट फ्लक्चुएट करती है, हाई रेट पे लोग एग्ज़िट लेके चले गए। 96 में भी यही हुआ कि हाई रेट पे एग्ज़िट लेके चले गए, मार्केट नीचे आ गई। फिर ये जो है लेटर ऑफ कॉन्फिडेंस इशू है, ताकि लोग जो है उस पर बहुत ज़्यादा रिडेम्पशन ना करें, उन्हें तसल्ली रहे। तो उस सूरत में ये एक बहती गंगा नहीं है। इसमें नुकसान भी हुआ इन्वेस्टर्स को, नफ़ा भी हुआ। लेकिन दूसरी तरफ
आईसीपी भी इसी में फंसी हुई थी। इसके अलावा उस ज़माने में कोई कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम ऐसी नहीं थी। हाँ, जब हमने आईसीपी को प्राइवेटाइज किया तो ये एक इशू आया, जिन्होंने ख़रीद लिए थे वो फंड्स, तो प्राइवेटाइजेशन कमीशन में हमारी एक मीटिंग हुई जिसमें हमारा ये व्यू था कि जो टाइटल है, जो ट्रांसफ़र हुआ फ्रॉम आईसीपी टू दोज कंपनीज, दे कैन नॉट एक्वायर अ बेटर टाइटल। अगर कोई रेस्ट्रिक्शन उन टाइटल्स पे थी गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो एग्रीमेंट जब किए गए, वो टाइटल ट्रांसफ़र तो हुए, लेकिन उन टाइटल्स पे जितनी रेस्ट्रिक्शंस थी वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी। क्योंकि बेसिकली सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ये कवर्ड है कि कोई भी सेलर बायर को अपने से बेहतर टाइटल नहीं दे सकता। तो बाकी भी इसमें फंसे थे। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इजाज़तें ली। एनआईटी आज तक उन्हें कई शेयर्स में इजाज़त नहीं मिल सकी और वो अभी भी फ्रोज़न है। देखिए तारिक साहब ने टाइटल की बात की। टाइटल के लिए ये भी कहा जाता है कि देयर कैन नॉट बी एनी डिफेक्ट इन द टाइटल व्हाइल अ पर्सन और एन एंटिटी इज़ डिस्पोजिंग ऑफ और सेलिंग एनी एसेट। आखिर में हम चाहेंगे कि तारिक साहब हमारे नाज़रीन के साथ ये शेयर करें कि उनकी निगाह में इस मसले का मुस्तकिल हल क्या है। देखिए, बात यह है कि मेरा बेसिक सवाल ये है कि अगर आपने एक 92 में फ़ैसला किया और कम से कम 29 साल से आप वो डिसीजन नहीं ले रहे, या पीएसओ को आप प्राइवेटाइज कर दें या उसे लिस्ट से निकाल दें, या एसएनजीपीएल को प्राइवेटाइज कर दें या लिस्ट से निकाल दें। अब अगर आपके पास शेयर्स नहीं हैं तो आप फिर फ्रीज नहीं करें इन इन्वेस्टर्स के पैसों को, बल्कि जिस वक्त प्राइवेटाइज करनी हो तो आप उनसे नेगोशिएट करके उन्हें भी प्राइवेटाइजेशन में शामिल कर लें। अब उसमें होता यह है, जब प्राइवेटाइजेशन होती है तो उस सूरत में जो सेलर है उसे एक प्रीमियम मिलता है, बिकॉज 51% पे एक मैनेजमेंट प्रीमियम है जो आपको भी उसका हिस्सा मिल जाता है। तो द मोमेंट आप डिसाइड करें, वहाँ जाकर फैसला करें कि अब ये फ्रोज़न शेयर होगा और 2-4 महीने के लिए होगा, उसका इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप 29-30 साल तक एक शेयर को फ्रीज कर देते हैं, द गवर्नमेंट हैज़ नो राइट बिकॉज दे हैव नॉट इन्वेस्टेड देयर। तारिक साहब, आखिर में हम चाहेंगे कि आप जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बेसिकली कोई मैसेज देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। देखें, बात यह है, मेरा तो पैगाम एक ही है कि आप अपना जो एडवाइज़र्स हैं उनके साथ बहुत क्लोजली काम करें, समझें कि मार्केट क्या है, उनकी एडवाइस पे चलें और कोशिश ये करें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर लें, उसमें आपको नुकसान नहीं होता। दूसरा, मैं ये ज़रूर देखना चाहिए कि डिविडेंड की हिस्ट्री क्या है और डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन क्या है और उस पर आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र ने क्या काम किया हुआ है, उसकी प्रोजेक्शंस किस बेस पे हैं। और अदरवाइज़ जो है मार्केट को इस तरह भी वॉच करना चाहिए कि इंटरनेशनली क्या इवेंट्स हो रहे हैं उस इंडस्ट्री में ख़ास तौर पे, और उस इंडस्ट्री में लोकल इवेंट्स क्या हैं, उनका आने वाले वक्त में क्या असर पड़ेगा, और जिसके भी आमदनी बढ़ने के मौके हों उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कोई ख़तरा नहीं होता। और ओवरऑल मार्केट में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है उसे नुकसान भी मैंने होते नहीं देखा। नाज़रीन, तारिक साहब हैज़ गिवन बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग। इनफैक्ट आई हैव रेड पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट को मैंने देखा है, जिसमें KSE 100 इंडेक्स की जो मार्केट कैप है उसकी चंद फैमिलीज़ तक महदूद होने के अमल को बहुत प्यारे तरीके से
डेटा के साथ एक्सप्लेन किया गया है। मैंने पाकिस्तान से बाहर की भी बहुत ही इंडिपेंडेंट जो इंस्टीट्यूशंस और इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स को भी देखा है। इनफैक्ट पाकिस्तान के अपने जो अच्छे रिनाउंस्ड और रिलायबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी स्टडीज़ को भी देखा और परखा है। सब में एक चीज़ देखी है जिसको तारिक साहब ने भी पॉइंट आउट किया, एंड दैट इज़ इफ़ यू इन्वेस्ट फॉर 15 ईयर्स लॉसेस के चांसेस ज़ीरो होते हैं। यू वुडंट लूज़ इफ़ यू इन्वेस्ट फॉर मोर देन 15 ईयर्स एट पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट। ब्रेक के बाद हम बातचीत करेंगे। AKD ने एक बड़ा ट्रेड किया है, बाइको के मल्टी बिलियन ट्रांजैक्शन में शेयर्स ख़रीदे हैं। बाइको पे कुछ बातचीत करेंगे और बाज़ार के ऊपर फ़रीद आलम का क्या व्यू है नाज़रीन डिस्कस करेंगे एक वक्फे के बाद। लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम बातचीत कर रहे थे तारिक इकबाल ख़ान साहब से। हमने डिटेल डिस्कशन की ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द फ्रोज़न शेयर्स। हमने देखा कि गवर्नमेंट इशारे किनारों में तो बहुत कुछ कहती है मगर ख़त लिख के भूल जाती है। गवर्नमेंट का शायद इरादा नहीं है इस मसले को हल करने का। हमने ये भी देखा कि NIT से हट कर दूसरी जो MCs हैं वहाँ पर भी फ़ीस बहरहाल चार्ज की जा रही है जो कि मुनासिब नहीं है। इंडेक्स में फ्रोज़न शेयर्स का शुमार किए जाना, MCs की तरफ से फ़ीस का लिए जाना, ये वो बातें कि जिस पर आंखें बंद करना लोगों को अच्छा लगता है। बहरहाल हमने प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट ख़त्म करते हुए आपको बताया था कि दूसरे सेगमेंट आखिरी सेगमेंट में वी विल टॉक टू मिस्टर फ़रीद आलम और हम इनसे कुछ बाज़ार के ऊपर बातचीत करेंगे गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज हमें नज़र आ रहा है कि बाज़ार सीम्स टू बी स्टक एट दीज लेवल्स और कुछ लोगों का यही कहना है कि ये 42 के लेवल से 50,000 के लेवल तक जाएगी तो म्यूचुअल फ़ंड को इसमें कोई वार रखाएगा, उनको कुछ समझ में आएगी ये कि बाज़ार में ये रैली किस तरीके से एक्चुअली काम करेगी। दूसरी बात जो बाज़ार में हो रही है वो ये हो रही है कि बाइको की एक बड़ी ट्रांजैक्शन हुई है, उसके ऊपर भी फ़रीद आलम से व्यू लेंगे। और तीसरी और आखिरी चीज़ दैट वी वुड डिस्कस विद ब्रदर फ़रीद आलम एंड दैट इज़ अबाउट कि बजट के कॉन्टेक्स्ट में टेलीकम्युनिकेशन पॉलिसी और ऑर्डिनेंस के ज़रिए रिफाइनरी पॉलिसी की भी बातचीत हो रही है। फ़रीद साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो फ़रीद साहब बताइएगा ज़रा कि मार्केट के बारे में जो लोग कह रहे हैं कि मार्केट सीम्स टू हैव स्टक और नज़र भी आ रहा है, आपको लगता है कि अब चीज़ें कुछ सेटल हो गई हैं, यहाँ से बाज़ार एक रैली लेगी? थैंक यू वेरी मच। और सेकेंडली जो आपका पॉइंट है, और इस वक्त ये बहुत सारे लोग यही बात जो हमारे हाई नेटवर्क जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये बात ज़रूर कर रहे हैं कि इस वक्त मार्केट के अंदर थोड़ा सा दबाव का शिकार लगती है मार्केट, और उसके जो अवामिल हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड देम, उसको मैं और आप जाहिर है अपनी राय दे रहे हैं और दे सकते हैं। मेरा पर्सनल ख्याल है कि मार्केट में इस वक्त जो इंटरनेशनल ट्रेंड फॉलो हो रहा है, जो दुनिया में हो रहा है वही पाकिस्तान में हो रहा है। तो हमने नोट किया है कि कोविड कंडीशंस में जो ट्रेंड बना, जो इंटरनेशनल फिनोमिना बना, उसके अंदर ब्लू चिप्स तो साइड पे हो गए, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर, फूड, सम एक्सटेंट फार्मा या जो ऑक्सीजन बनाने वाले कारखाने थे, इनके शेयर्स के अंदर अच्छी एप्रिसिएशन हुई शेयर प्राइसेस में। लेकिन वो जो हमारे ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी या बैंक थे, या जो हिस्टोरिकली जिनके अंदर हमारे इन्वेस्टर्स ने, लोकल हों या फॉरेन इन्वेस्टर्स हों, जिनको एक्सपोजर लेते थे और कमाते थे, उनके अंदर थोड़ा लैक लस्टर परफॉर्मेंस रही उनकी। और मैं इस बात को कतई रूल आउट नहीं कर रहा कि अभी भी बहुत सारे लोग, बड़े समझदार लोग, उन्होंने अपने पोर्टफोलियोज को अलाइन नहीं किया विद द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, विद द न्यू नॉर्मल। तो उनको उसमें मेरे अपने पर्सनल दोस्त, क्लाइंट सब हैं, वो कहते हैं नहीं, हमने उन्हीं कंपनियों में रहना है। और अब नाउ दैट वी हैव वेटेड फॉर अ ईयर और सो, व्हाई to change the portfolio mix when things are looking good post COVID? But अल्लाह मियाँ से सबकी दुआ है कि ये कोविड की कंडीशन खत्म हो और जो न्यू नॉर्मल है वो पुराना नॉर्मल हो। तो ये तो चीज हो गई कि बात कंपनीज ऐसी हैं, हमें भी पता है, टेक्नोलॉजी में भी है, फूड में भी है, कंज्यूमर में भी है, जिनकी प्राइस डबल ट्रिपल हुई है। और लेकिन ट्रिपल से दोबारा से कम भी हुई है। नेटसोल में आप देखें कहाँ से दोबारा वापसी भी हो गई।
और माशाल्लाह आप तो दोबारा मेरा और चलें। आपका ये कहना कि मार्केट थोड़ा प्रेशर में है वो बिल्कुल सही है, बिकॉज हम जब भी बात करेंगे हम ओवरऑल मार्केट की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, तो इसमें लैगर्ड्स भी हैं और आउट परफॉर्मर्स भी, आउटलायर्स भी बहुत सारे हैं। राइट। बट ये तो मैं मानता हूं कि मार्केट थोड़ी दबाव का शिकार है। इसके बहुत सारे अवामिल हैं और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जब हमने ईद की पोस्ट हॉलीडे छुट्टियों से वापस आए तो मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया। उसकी पहली वजह ये है कि जब छुट्टियों से पहले लोगों ने देखा कि लॉन्ग हॉलीडेज हैं और कोविड भी अनसर्टेनिटी चल रही थी, तो लोगों ने लॉट ऑफ पीपल ऑप्टेड, और मेरे इसमें क्लाइंट भी सैंपल मेरे पास शामिल है, कि जिन्होंने अपनी पोजीशंस को ऑफलोड किया कि बाकी आके देखेंगे। और आने के बाद मार्केट ने पिछले 2-4 दिन में अच्छा गेन भी किया और थोड़ी चॉपी भी रही, बट थोड़े अपर साइड पे भी गई। Right. तो So, अब जी Farid bhai, so going forward, we have seen this situation and we now understand and hope कि सितंबर तक तो काफ़ी लोगों की कैलकुलेशंस कह रही हैं कि वैक्सीनेशन ठीक ठाक हो चुकी होगी। यूरोप में भी जो ट्रेंड है, यूएस में भी जो लेटेस्ट ट्रेंड है कि वैक्सीनेशन के बाद अब ये नज़ले ज़ुकाम की तरह कोविड पॉजिटिव होता है और लोग हॉस्पिटलाइजेशन के नंबर्स एक्चुअली सिंगल डिजिट में चले गए, वो बहुत बुरी तरह से गिर गए। गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान में भी ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि सितंबर तक ये सिचुएशन होगी पाकिस्तान में कि यू कुड हैव अ काइंड ऑफ नॉर्मल सिचुएशन। तो व्हाट विल बी योर रिकमेंडेशन टू द इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो कि 2 साल का पोर्टफोलियो बनाएं? सो व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिड स्कीम शुड दे फॉलो? जी बिल्कुल सही पॉइंट ये है कि इस वक्त हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्री बजट जो रैली है वो शेप अप होना शुरू हो गई है और इसमें अंदर प्री बजट रैली के अंदर ताकत आएगी। इसके अंदर जो हम लोग और बहुत सारे दोस्त जो हमारे रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस की तरफ देख रहे हैं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस दफ़ा भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने बड़ा अच्छा केस अपना प्लीड किया है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैपिटल गेन टैक्स में और डिविडेंड इनकम के ऊपर थोड़ा सा हमें मिलेगी थोड़ी रिलैक्सेशन। और सबसे बड़ा जो विलन बना था पिछले दिनों में वो इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड के ऊपर टैक्सेशन का शक्ल में हमारे ऊपर लागू हुआ था, तो उससे लार्ज कंग्लैमरेट्स को एक बहुत बड़ी जद पहुंचाई गई। एक आप और मैं इस बात को बड़े खूबी जानते हैं कि पाकिस्तान में सारा साल कुछ ना कुछ गड़बड़ वाली चीजें हमसे मुराद है इंडस्ट्री पे लाद दी जाती हैं, बट उसकी रेक्टिफिकेशन जाके बजट में होती है। तो अभी भी हमें लग रहा है कि 3-4 चीजें जो कि गवर्नमेंट ने एग्री की हुई हैं वो बजट पे जाके ठीक होंगी। उसमें एक सबसे बड़ी बात ये वाली है जिसका मैंने इशारा किया कि इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड के ऊपर कैसे ये लगेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फरीद साहब, आखिर में हम चाहेंगे कि बजट रिलेटेड 2 बातें हो रही हैं, एक तो टेलीकम्युनिकेशन पॉलिसी की बात हो रही है और दूसरी रिफाइनरी पॉलिसी की, और ये भी सुना जा रहा है कि 1-2 चीज़ें शायद ऑर्डिनेंस के ज़रिए आ जाएं। सो इफ़ वी सी, डू यू एक्सपेक्ट अ गुड रिफाइनरी पॉलिसी ऑन द कार्ड्स? जी देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कोई इसके अलावा ऑप्शन नहीं है, और आपने देखा पाइड की और बाकी रिपोर्टों में भी अभी कहते हैं कि 4 लाख टन रिफाइनिंग कैपेसिटी हमें ऐड करनी है। तो अगर ये इंडिपेंडेंट स्टडी है, और मेरी आपकी नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट लोग और जो प्रोफेशनल्स हैं एक्सपर्ट्स ऑन द सब्जेक्ट, तो हमें इस एरिया में पैसा अट्रैक्ट करने के लिए कोई थोड़ी ल्यूक्रेटिव मराहत देनी पड़ेंगी। और एक जो रिफाइनरी की पॉलिसी है जो कि शेप अप हो चुकी है और काफ़ी डिस्कस हो चुकी है, इट्स अराउंड द कॉर्नर, और मेरी बड़ी उम्मीद है कि इसके अंदर ऐसी मराहत दी जाएंगी जिससे इस सेक्टर के अंदर कोई मॉडर्न और अपडेटेड किस्म के प्लांट लगेंगे। देखें, आपके पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त पुराने ज़माने की 1934 की 1960 की रिफाइनरी लगी हुई हैं, वो ज़्यादा ऐसा प्रोडक्ट बना रही हैं फर्नेस ऑयल जिसकी मार्केटिंग कम है। तो FCC कन्वर्टर्स और ये जो नई वाली रिफाइनरी हैं जो कि मोगैस ज़्यादा बनाती हैं, फिर महंगी भी बहुत है। तो पाकिस्तान में अगर क्रूड को मंगा के रिफाइन करना है, which is the policy of the government and which seems to be the policy of the government,
उसके तहत हमें अच्छी एक ल्यूक्रेटिव पॉलिसी है, जिसमें हमें आपने देखा कि जो डीम ड्यूटी 7.5 से 10 की बात आ रही है, तो दैट इज एन एक्सीलेंट आइडिया एंड टू गिव प्रोटेक्शन टू द इंडस्ट्री टू इन्वेस्ट एंड साइमल्टेनियसली नॉट इन्वेस्ट, बट ये भी देखें कि मुझे जो पॉलिसीज की हेर फेर से उसको नुकसान ना हो जाए। तो मुझे लगता है कि और इसके अंदर जो लोग इंतजार कर रहे हैं पॉलिसी का और फिर बाद में इन्वेस्टमेंट करेंगे या एलसी खोलेंगे या प्लान करेंगे, तो इट इज गोइंग टू टेक देम अ व्हाइल टू कम टू टर्म्स विद द न्यू ये जो उनकी एक्सपेंशन है। इसके अंदर वो रिफाइनर्स जो पहले ही मूव कर चुके हैं अपनी एक्सपेंशन को इन लाइन कर लिया है, वो अहेड द कर्व हैं, उनको ज़्यादा फायदा होगा। राइट, अंडरस्टूड। फरीद साहब, आखिर में ये जो एक बाइकों की ट्रेड की आज सारे दिन बाजार में बात होती रही, what are your prospects and the views about this particular stock? Would you advise investors to be bullish and long term on this particular stock? देखिए, मैं क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, मेरा डायरेक्ट इसके ऊपर एडवाइस करना थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये सेक्टर, ये कंपनी बहुत पसंद है, जस्ट बिकॉज कि ये जो अबराज जब से या IGCF जब एक बंदा कि मैंने एग्जिट लेना है, तो हमारे मार्केट वाले थोड़ा इसको बहुत ज्यादा वेटेज दे देते हैं कि भाई अगर सेल दिख जाए उनको तो फिर वो शेयर में काम नहीं करते। अभी नाउ दैट दिस ट्रांजैक्शन जो होना था हो गया है, तो मुझे लगता है कि इसकी प्राइस डिस्कवरी अच्छी हो जाएगी इन द टाइम्स टू कम। अंडरस्टूड ब्रदर फरीद, प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बातचीत की थी तारिक इकबाल खान साहब से, और आज हमने जो फ्रोज़न शेयर का इशू है उसे फाइनली वाइंड अप किया है। 3 सेशंस थे जिसमें हमने तफसीली तौर पे बातचीत की कि ये इशू कब से शुरू हुआ, इसके विक्टिम्स कौन कौन हैं, और गवर्नमेंट बहरहाल इस पे आज तक अगर कुछ नहीं कर रही तो हमने कुछ उस पर बातचीत की कि क्यों नहीं कर रही, और गोइंग फॉरवर्ड अगर हुकूमत करे तो उसको क्या करना चाहिए। तो दूसरे सेगमेंट में हमने बातचीत की थी फरीद आलम से, एंड वी डिस्कस कि बाज़ार सीम्स टू बी स्टक एट दीज लेवल्स फॉर क्वाइट अ फ्यू टाइम, और अब बहरहाल लगता है कि बजट के अकाउंट में ये जो कॉन्ट्रैक्ट अब शुरू हो रहा है, बिकॉज़ दोबारा से टमी खाली हो गई है, लेवरेज 36 बिलियन के आसपास आ गई है। वी होप कि अब ये 36 बिलियन से 50 बिलियन तक का लेवरेज का सफ़र जब शुरू होगा तो इसमें एक रैली की भी सिचुएशन निकलेगी। कुछ लोगों का कहना है कि 42 के लेवल से 50,000 के लेवल तक की बाज़ार में एक रैली देखी जा सकती है। और इन सब बातों के दरमियान हमने देखा कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने एक रिपोर्ट इशू की है इन्हीं छुट्टियों के दिनों में, और उस रिपोर्ट में बहरहाल KSE 100 इंडेक्स के बारे में काफ़ी होशरबा इंकशाफात किए गए हैं। पहली बात जो बताई गई वो ये बताई गई कि 31 फैमिलीज़ हैं जिनको, जो कि एक्चुअली बहुत बड़ा चंक है KSE 100 इंडेक्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन का, जो ये फैमिलीज़ होल्ड करती हैं। कुछ नंबर शेयर किए गए 2018 की जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं उसके डेटा को कंपाइल करके बताया गया कि ये 5-6 ट्रिलियन की जो मार्केट कैप है उसमें से 4-4.5 ट्रिलियन के जो नंबर्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कि सिर्फ चंद ही फैमिलीज़ तक, तबानीज़ तक, बाज़ नदस इन फैमिलीज़ तक इसके सम्राट हैं। तीसरी चीज़ जो इस रिपोर्ट में बताई गई वो ये बताई गई कि कंट्रोल्स का, कंप्लायंस का जो सबसे बड़ा मसला है उसकी निशानदेही की गई कि वो क्यों है। बताया गया कि कोई 880 के करीब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की पोजीशंस ऐसी हैं कि जो फिल नहीं की जाती हैं, तो ज़ाहिर है छोटे इन्वेस्टर्स का और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ना होने की वजह से एक आम सरमाएकार का जो मफादात हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ बहरहाल नहीं किया जाता। ये कनाइवेंस है, मिली भगत है या कुछ और है, गॉड नोज़, बट दिस इज़ अ फैक्ट। एक और चीज़ जो बताई गई वो ये बताई गई कि 5% से ज़्यादा की जो होल्डिंग है वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन अ कंपनी कहा जाता है। सो ऐसी कंपनीज़ के भी आदाद शुमार और नंबर्स बताया गया है कि ये कंसंट्रेशन किन किन फैमिलीज़ की कहाँ कहाँ है। और बताया गया कि जब इकॉनमी एक्चुअली चलती थी, मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी थी जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज एक्चुअली प्रोड्यूस होते थे, लोगों के पास जॉब्स होती थी, इकॉनमी का पहिया कारोबार की वजह से चलता था, इंडस्ट्री की वजह से चलता था, तो महबूबुल हक ने 22 ख़ानदानों की निशानदेही की थी कि पाकिस्तान का पैसा इन 22 ख़ानदानों तक महदूद
मौजूद है और ये फ़लाँ सारी A to Z इंडस्ट्रीज़ को ये ख़ानदान कंट्रोल करते हैं। अब चूँकि इकॉनमी में दमखम नहीं है, उसको पेंट करने के लिए जो है PSX मौजूद है, वहाँ से आप किसी भी तरह के नंबर्स दिखा दें और कहें कि हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी रही है, हमारा इंडेक्स बढ़ गया तो इकॉनमी अच्छी हो गई, तो वो ये रिपोर्ट बताती है कि अब वो जो 22 ख़ानदान हैं उनको भूल जाएं। अब 31 फैमिलीज़ हैं जो PSX की मार्केट कैपिटलाइजेशन को और मेन बेंचमार्क इंडेक्स के AC 100 के जो मेन स्टॉक्स हैं वो होल्ड करते हैं। वो किन लोगों के हाथ में, वो सारी तफसील बताई गई। ये कोई गुनाह नहीं है, लेकिन कानून की वायलेशन के साथ ये करना बहरहाल बहुत बड़ा गुनाह है, दस्तंदाजी जुर्म भी है। ये बताया जाना कि 73 कंपनीज़ के AC 100 इंडेक्स की ऐसी हैं कि जहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ना होने के ऊपर रेगुलेटर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहते हैं कोई मसला नहीं है। कोई 115 के करीब कंपनीज़ ऐसी हैं कि जहाँ पर एक और कानून की वायलेशन हुई है कि 5 से ज़्यादा डायरेक्टर्स जो हैं वो नहीं हो, यानी एक बंदा 5 से ज़्यादा कंपनीज़ में एज अ डायरेक्टर नहीं सर्व कर सकता। ग्राफ से बताया गया है कि ऐसे नेक सिफत लोग भी हैं कि जो 30 कंपनियों में एज अ डायरेक्टर सर्व कर रहे हैं। रेगुलेटर को खैर आंखें बंद करने में मज़ा आता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।